नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सबका प्रबोध आईएएस के इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी के द्वारा जो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है विशेषकर से जो टैक्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, उसके एग्जामिनेशन से संबंधित ये आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे जो विज्ञापन दिया गया है, ये अभी कुछ दिन पहले आपको दिया गया था और इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है, ये आपके 15 जुलाई यानी आज से इसका आवेदन जो है प्रारंभ हो चुका है। और अगर आपने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखा है, तो आप जो यूकेपीएससी है उसकी जो वेबसाइट है यहाँ पे दी गई है www.psc.uk.gov.in, यहाँ पर जाएंगे, इसको सर्च करेंगे और जब आप वहाँ पे नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन से संबंधित आपका एक कॉलम दिखाई देगा, वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आवेदन की प्रारंभ तिथि है ये जो आवेदन है ये पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जाएगा। यहाँ पे ऑफलाइन की किसी प्रकार की कोई सुविधा आपको नहीं दी गई है। तो यहाँ पे आपको आयोग की वेबसाइट पे जाना है और 15 तारीख से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है ये 4 अगस्त 2026 को जो है, यानी मध्य रात्रि, यानी कह सकते हैं आप कि रात के 12 बजे तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और जो आवेदन शुल्क है ये इसकी भी अंतिम तिथि जो है 4 अगस्त 2026 को ही आपको जो है आपको जो ऑनलाइन जो शुल्क है वो जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन जो शुल्क है आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इसके अलावा यूपीआई पेमेंट के द्वारा भी जो है आप अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑफलाइन की सुविधा प्रोवाइड नहीं की गई है और अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उस त्रुटि में संशोधन के लिए जो है आपके पास 10 दिन का वक्त दिया जाता है। तो ये आपके 12 अगस्त से 21 अगस्त तक जो है आप अपने जो आवेदन है उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथि दी गई है। अब इसके संबंध में जो कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है उसको हम देखेंगे। दरअसल हम क्या करते हैं, आपने भी ये वीडियो इतना देख लिया है और आप सीधे फिर फॉर्म पे निकल जाएंगे, फॉर्म भरना प्रारंभ करेंगे, जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, फिर बाद में क्या है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करके आप यहाँ पे देखेंगे और हम यहाँ पे जो है इसके सिलेबस को भी देखने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, उसके संबंध में हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर आप अभी क्या है देखो, अगर आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोस्ट आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, या फिर आपके लिए काफ़ी यहाँ पे, क्योंकि आप यूके ट्रिपल एससी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो वही सिलेबस है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये पोस्ट आपके लिए जो एक क्या बोल सकते हैं, लक भी साबित हो सकती है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने दे रखी पॉइंट में, इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि यहाँ पे विशेष रूप से थोड़ा सा बताया गया है कि आपके जो है किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा नहीं किया जाना चाहिए, एडिट या करेक्शन से संबंधित चीज़ें बताई गई है। इसके अलावा जो यहाँ पे अन्य चीज़ें दी गई है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब हम यहाँ पे जो कुछ पॉइंट हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले तो जो रिक्तियाँ हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे कुल जो है 29 पद पर ये जो है नियुक्ति निकाली गई है, ये विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें से जो है 4 जो सीटें हैं ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से एक तो स्पेशल महिला के लिए रिजर्व रहेगी और एक जो राज्य आंदोलनकारी है या फिर उनके आश्रित है उनके लिए जो है ये सीटें आरक्षित की गई है। अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो इनके लिए एक सीट ये रहने वाली है और जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी के लिए 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते जिन्होंने इसका सर्टिफिकेट बना रखा है उनके लिए 4 सीटें दी गई है, जिसमें से एक सीट जो है आपकी क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा जो जनरल की सीटें हैं, जनरल की सीटों की बात करते हैं या अनारक्षित सीटें हैं, ये कुल 15 है, जिसमें से जो है 5 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है और एक आपके जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए आरक्षित हैं और एक सीट जो है राज्य आंदोलनकारी और जो उनके आश्रित हैं उनके लिए ये जो है रिजर्व की गई है। तो ये कुल जो है
29 सीटें थी, जिसमें से 9 महिलाओं के लिए हो गई, 1 कुशल खिलाड़ी के लिए हो गए और 2 जो है आपके राज्य जो आंदोलनकारी है या फिर उनके आश्रित हैं, उनसे संबंधित रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसके पद की बात करते हैं, तो ये जो है समूह के अंतर्गत आता है और ये स्थायी पोस्ट है और ये जो है आपके अंशदायी भी है, यानी अंशदायी पेंशन आपको जो है यहाँ पे पेंशन जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी रिटायरमेंट के बाद। अगर हम वेतनमान की बात करते हैं तो 5,200 से 20,200 के अंतर्गत आता है और ग्रेड वेतन जो इसका 2800 है और लेवल 5 की पोस्ट है, यानी जब आपकी जॉब लगती है तो ये जो 28,500 के आसपास से जो ये शुरू होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं, आपके पास जो है योग्यता होनी चाहिए कि आपने क्या है ग्रेजुएशन कर रखा हो या स्नातक जिसको बोलते हैं, स्नातक की आपके पास उपाधि होनी चाहिए और ये किसी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है वहाँ से जो है आपके पास ये उपाधि हो। इसके अलावा अधिमान अर्हता विशेष जो यहाँ प्राथमिकता दी गई है, वो अगर कई बार क्या हो जाते हैं अंक समान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे जो सेना में जिसने 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दी है, इसके अलावा जिनके पास बी प्रमाण पत्र, सी प्रमाण पत्र है, उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी दी जा रही है ये एनसीसी और जो सैन्य अधिकारी है उनके लिए जो यहाँ पे प्राथमिकता का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ इसके अलावा जो कुछ अन्य चीजें हैं उसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक तो जो सैन्य सेवा में जिन्होंने काम किया है, ठीक है, उनके लिए है। दूसरा जो राज्य से बाहर के लोग हैं उनके लिए ये पॉइंट दिया गया है, पॉइंट 1। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य से बाहर का है तो वह इस पोस्ट के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन अगर वह उत्तराखंड का है और उसके माता पिता की जो जॉब है या सरकारी जॉब के कारण वो जो राज्य से बाहर रह रहा है या फिर सैन्य परिवार से संबंधित है और उसके माता पिता और वो जो है राज्य से बाहर रह रहे तो उनके लिए भी जो है ये पोस्ट अवेलेबल है, यानी वो जो इस जो ये विज्ञापन है इस पर आवेदन कर सकते हैं। और जो पोस्ट 2 है यहाँ पे सेवा योजना कार्यालय जो होता है, कार्यालय, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जब तक इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है उस तिथि तक जो है आपका सेवा योजना कार्यालय में नामांकन होना अनिवार्य है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं तो आप जो है यहाँ से पहले क्या है अनापत्ति पत्र लगाएंगे और उसके पश्चात ही जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सैन्य बल से संबंधित है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और एजुकेशन से रिलेटेड एक ये पॉइंट दिया गया है कि अगर आप सैन्य सेवा में आपने 15 वर्ष दिए हैं और आपका जो है 12th या फिर 10th और 12th पास है, ग्रेजुएशन नहीं है, तो आप जो है इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास इसका क्या है सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। उम्र की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2026 तक जो है आप 21 वर्ष के पूरे हो जाने चाहिए, यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये जो है 1 जुलाई 2005 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1984 इससे पूर्व का नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 जुलाई 2005 के बाद आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, और अगर आप 2 जुलाई 1984 से पूर्व के हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अमान्य ठहराए जाएंगे। बस आपके लिए अगर आप किसी विशेष वर्ग से आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे आयु में छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है और जो ओबीसी के वर्ग में आते हैं उनके लिए जो है ये यहाँ पे 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी गई है, और जो अभ्यर्थी दिव्यांग है उनके लिए जो है यहाँ पे 10 वर्ष की छूट अनुमान्य रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो पूर्व सैनिकों को पूर्व सैनिक है सशस्त्र सेना में जिन्होंने सेवा दी है उनके लिए यहाँ पे जो है 3 वर्ष की अवधि की जो है यहाँ पे छूट प्रदान की गई है।
तो और इसके अलावा यहाँ पे जो आरक्षण से संबंधित चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है और जो खिलाड़ी है, जो किसी विशेष प्रतियोगिता से संबंधित है, जो कुशल खिलाड़ी वाला आता है, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बता रखी है कि जैसे ओलंपिक खेल जो खेल चुके हैं और लेवल 10 तक जो है उनके लिए क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाता है। विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप और एशियन खेल वालों के लिए जो है लेवल 8, इसी प्रकार से यहाँ पे जो है लेवल 5 तक और उसके नीचे वालों के लिए जो है ये सारी, अगर यहाँ पे आप इनमें से किसी प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं, तो आपको जो है लेवल 5 तक जो है आपको आरक्षण यानी क्षैतिज आरक्षण जो है प्रदान किया जा सकता है। राष्ट्रीयता की बात करें तो आप भारतीय होने चाहिए या फिर तिब्बत के शरणार्थी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी जो वैवाहिक स्थिति है, तो अगर आपका विवाह आपके जो है 2 से अधिक 1 से अधिक पत्नी है तो आपको अमान्य घोषित किया जाएगा। अगर आपके पास इसका उचित कारण है, तो आप जो है मान्य रहेंगे, अगर अदरवाइज़ फिर आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपकी पत्नी पहली पत्नी मर चुकी है, उसके अलावा आपने दूसरी शादी की है तब भी आप मान्य हैं। लेकिन अगर आप कोई रीज़न नहीं दे पाते हैं, आपकी 2 पत्नियाँ हैं, तो फिर आपको जो है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्यता के संबंध में यहाँ कहा गया है कि अगर आप शारीरिक रूप से दक्ष नहीं हैं या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तब भी आपको जो है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपको निरस्त कर दिया जाएगा। और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए आपको जो है UKSSC की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे आप आवेदन करेंगे, वहाँ पे पूरी चीज़ें आपको बता रखी है कि किस प्रकार से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और संशोधन के लिए भी जो है आपको 10 दिन का वक़्त दिया जाएगा, तो उसके अंतर्गत आप जो है अपना जो संशोधन है वो करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम शुल्क की बात करते हैं, तो जो अनारक्षित है और ओबीसी है, इनके लिए 166 रुपए का जो है शुल्क लगने वाला है। और इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, उनके लिए भी सेम फीस रहने वाली है। और जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है, उनके लिए 76 रुपीज़ का ये आवेदन शुल्क है। और जो शारीरिक दिव्यांग है, उनके लिए 16 रुपीज़ ओनली, ये सिर्फ़ आपका जो प्रोसेसिंग शुल्क है, जो टैक्स है, ये जो है रहेगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए जो ये निःशुल्क रहेगा। ये क्या है? पूरा निःशुल्क जो उनके लिए रहने वाला है। और परीक्षा से संबंधित यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसको जो है आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप किसी प्रकार की कोई अनापत्तिजनक सामग्री अपने साथ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आपका 1/4 अंक जो है गलत उत्तर देने पर काट दिया जाएगा। उत्तर खंड से संबंधित जो आपत्ति आप लगा सकते हैं जब पेपर हो जाएगा। ये चीज़ें बात की हैं, इनके ऊपर आप अगर चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं और जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें कुल 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं, तो ये 100 नंबर का रहेगा और इसके लिए जो समय दिया गया है, ये जो है आपके 2 घंटे का समय है। कुल प्रश्न 100 रहेंगे और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा और ये मुख्य रूप से जो है आपके सामान्य हिंदी का रहने वाला है। इसमें जो है हिंदी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएँगे। और जो प्रश्न पत्र 2 है, ये सामान्य अध्ययन का है और इसमें जो है ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकृति का है। ये 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, तो कुल ये 3 घंटे के अंतर्गत आपको ये वाला प्रश्न करना है। यानी आपके पास कुल जो है 300 प्रश्न रहेंगे और 300 अंकों का ये जो रहने वाला है। और इस आधार पर जो है आपका क्या है, यहाँ पे जो अंतिम परिणाम है, जो अंतिम चयन है, इस आधार पर किया जाएगा। इसके लिए भी जो है न्यूनतम प्रतिशतता का जो है यहाँ पे निर्धारण किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये अलग-अलग वर्ग के लिए जो ये अलग-अलग मापदंड रखे गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ओबीसी के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है और इसके अलावा जनरल के लिए ये लास्ट में जो दिया गया है, जनरल के लिए 45% अनिवार्य है। 1 मिनट। ये यहाँ पे जो है इससे संबंधित चीज़ें दे रखी है। जैसे अनारक्षित वर्ग है, उसके लिए 45% अंक आवश्यक है, ओबीसी के लिए 40% और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए 40% है। और जो अनुसूचित जाति
और जनजाति वाले हैं उनके लिए जो है 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, अगर हम इसका सिलेबस देखें तो सिलेबस में कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि अगर हम हिंदी का सिलेबस देखें तो हिंदी का सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे जो 2 घंटे का पेपर होगा इसमें 100 प्रश्न रहेंगे, अधिकतम अंक 100 है। 15 प्रश्न आपके जो वर्ण विचार हैं वहाँ से पूछा जाएगा, जैसे कि स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आदि से संबंधित। इसके अलावा जो हिंदी शब्द समूह है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, इनसे जो 10 प्रश्न यहाँ से रहेंगे। और जो हिंदी शब्द रचना है जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, यहाँ से भी 10 प्रश्न है। और जो हिंदी शब्द रचना है, यहाँ जो पर्यायवाची है और विलोम है, ये भी जो है 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो अनेकार्थक शब्द है, शब्द युग में, श्रुति सम है, यहाँ से 10 प्रश्न है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अशुद्धि शोधन से संबंधित यहाँ से 10 प्रश्न है, और लोकोक्ति और मुहावरों से भी 10 प्रश्न रहेंगे। और विराम चिन्ह से भी आपके 5 प्रश्न रहेंगे। और जो व्याकरण से संबंधित जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, इससे जो आपके कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगर हम सामान्य अध्ययन जो पेपर 2 है, प्रश्न पत्र 2, उसकी बात करते हैं तो 200 प्रश्न है और अधिकतम 200 अंकों का रहेगा और समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स के आपके पास 20 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो खेल कूद हो गया, स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे जो 10 अंक यहाँ से रहेंगे। और जो भारत का इतिहास है, इतिहास से 15 प्रश्न रहेंगे। और भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान, संविधान से संबंधित जो यहाँ पे 15 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ से 10 अंक है। और जो भारत का भूगोल एवं जनांकिकी है, यहाँ से 15 प्रश्न रहेंगे। और जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण है, यहाँ से 20 प्रश्न रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो 20 प्रश्न है, एक तो आपके करंट अफेयर्स हो गया, इसके अलावा जो पर्यावरण से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, यहाँ से 20 अंक रहेंगे। भारतीय कृषि 10 अंक। तो यहाँ से ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे-छोटे टॉपिक है जिनको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और शहरीकरण के विविध आयाम, ये भी छोटा टॉपिक है, इसे भी कर सकते हैं, 20 अंक का है। उत्तराखंड का इतिहास 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। उत्तराखंड की संस्कृति 10 अंक यहाँ से है। और उत्तराखंड का भूगोल, जनांकिकी 10 अंक यहाँ से, यानी 30 प्रश्न ये सीधे-सीधे उत्तराखंड के यहाँ से हो गए। और 15 प्रश्न जो उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश है, यहाँ से 15 अंक रहेंगे। और उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन 10 अंक यहाँ से रहेंगे। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे उत्तराखंड के लगभग जो है 50 से 55 प्रश्न जो है यहाँ से उत्तराखंड से संबंधित रहने वाले हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर आपके जो 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों में यहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं। जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, जो कि आगे मुख्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट है, मुख्यालय है, वहाँ पे जो है आपका सेंटर रहेगा। तो ये आपके लिए पूरा नोटिफ़िकेशन था। बाकी जो कुछ आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र है, उनका स्वरूप है यहाँ पे दिया गया है। आपको किस प्रकार से जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाने हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए ये नोटिफ़िकेशन है। तो अगर आपने अभी तक ये भरा नहीं है तो आप इसे भरें और तैयारी करें।